एवरीवन। आज फिर से हम लोग जो है अधिगम को देखेंगे, मीन्स लर्निंग को, और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अधिगम में वो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। और कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस तरह से लिखना है वो सब देख लीजिएगा। और एक लिखा हुआ आपको खुद ही मिल ही रहा है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कुछ कुछ अपने लैंग्वेज में भी लिखने के लिए। आप देख सकते हैं कितने टाइप के जो है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हो, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इससे आएगा। डिस्कस द नेचर ऑफ लर्निंग, मतलब कि आपको लर्निंग का जो है, सीखने या अधिगम का जो है नेचर बताना, प्रकृति बतानी है। फिर यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड क्लैरिफाइंग इट्स मेन टाइप्स ऑफ एंड प्रोसेस, तो मुख्य प्रकार तथा प्रक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। फिर है अधिगम की परिभाषा दीजिए और अधिगम की प्रकृति का वर्णन कीजिए, मतलब फिर से नेचर। फिर अधिगम क्या है, अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताना है आपको। यहाँ पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन अबाउट वेरियस अप्रोचेस एंड टाइप्स एंड प्रोसेस। तो ये जितने क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप में आए, लेकिन आप लोग को आंसर जो है एक ही टाइप में लिखना है, जो भी हम लोग जाकर के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो अभी 5 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहले तो आपको अधिगम का अर्थ लिखना है। कौन सा अर्थ लिखना है? जो कॉमनली नोन अर्थ होता है, जो कॉमनली नोन मीनिंग होती है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद से आपको अगर उदाहरण देंगे तो आपका लॉन्ग हो जाएगा, और लिखिए। अदरवाइज सेकेंड आपका पॉइंट होना चाहिए कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं उन लोगों का जो स्टेटमेंट था वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट्स का है, गिलफोर्ड का है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, तो मैं आपको समराइज करके बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आपको लिखना है। फिर क्रो एंड क्रो का दिया हुआ है। फिर है आपका पील के अनुसार है, हिलगार्ड के अनुसार है। मतलब डेफिनेशन आपको पहले तो नोइंगली जो फैक्ट है वो दे देना है, उसके बाद से फिलोसफर, जितने फिलोसफर्स है, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग के बारे में जो जो बोला है वो आपको लिखना है और बताना है। और जब भी आप कोई भी फिलोसफर का नाम लिखिएगा उसको आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रेसी का भी यहाँ पे है, आप इसमें से कोई 4-5 याद कर लीजिए और उसको लिखना है आपको। स्किनर का भी दिया हुआ है, किंग्सले एंड गैरी का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फिलोसफर्स के मिल जाएंगे। लिखना आपको 4 से 5 है और वो आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आते हैं कि अच्छा, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर फैक्ट जो है वो कल भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम फिलोसफर्स के डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको एक कंक्लूजन वे में जो है अपना व्यू दे करके एक आपको लर्निंग का डेफिनेशन बताना होगा। तो ये जितने भी अभी तक आपने फिलोसफर्स ऊपर देखे, उनके डेफिनेशन देखे, उसमें कौन कौन सा फैक्ट निकल के आ रहा है वो देख लीजिए। टोटल जो है 16 फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। ये भी आता है क्वेश्चन, जैसे कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाकर दे दे, यही दे देगा। सीखना नए अनुभव ग्रहण करना है, यह आप कैसे कह सकते हैं, या फिर इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। लर्निंग इज अ न्यू एक्सपीरियंस, लर्निंग इज गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, ये आप कैसे बोल सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए सारे फैक्ट्स को आपको देखना है, और ऊपर में जितने भी फिलोसफर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन किया है वो सारे आपको देखने हैं। अब आइए देखते हैं सीखने के स्वरूप के बारे में, दृष्टिकोण, अप्रोचेस। जो कि अप्रोचेस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, ये यहाँ से हम आज करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जितना किया 16 तक, यहाँ तक ये हम लोग कल एक्चुअली कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन वही होता है, मिक्स करके आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको दिखा दी थी। अब चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे दृष्टिकोण क्या है, मतलब कि अप्रोचेस क्या है लर्निंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले बिहेवियरल व्यू देखेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये क्या है? व्यवहारवादी का विचार है कि सीखना अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि हम जानते हैं कि लर्निंग जो है बिहेवियर में चेंजेस है, तो जो बिहेवियरल व्यू है ना, जो बिहेवियरल दृष्टिकोण है,
अभी कुछ नहीं बोल सकते बिहार के बारे में, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कोरोना अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो एग्जाम जरूर हो जाएगा। थर्ड वेव जो है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा तो एग्जाम हो जाएगा। तो जो हम सीखते हैं, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है उसको हम लोग सीखना बोलते हैं। बिहेवियरल व्यू में यही है, मतलब कि आपके व्यवहार में चेंज आए, ठीक है। उसके बाद है, अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं जो कि बिहेवियरल अप्रोचेस को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है थॉर्नडाइक का आता है। थॉर्नडाइक ने एक अपना सिद्धांत दिया है, एक थ्योरी दी है, भूल और प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फिर उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक बहुत प्रभावित, थॉर्नडाइक के भूल और प्रयास के सिद्धांत या संबंधवाद के ने पश्चिमी देशों को प्रभावित किया है। तो मतलब कि हमारे बिहेवियरल जो हमारा अप्रोच होगा उसमें हमारे जो सपोर्टर है वो है थॉर्नडाइक, जिन्होंने दो सिद्धांत, दो थ्योरी दी है। फिर है आता है गेस्टॉल्ट व्यू। गेस्टॉल्ट व्यू क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार गेस्टॉल्ट या संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर है। मतलब ये एक दूसरा अप्रोच है जो कि निर्भर किस पे करता है? गेस्टॉल्ट पे। अब इस दृष्टिकोण का मानना है कि किसी प्रकार के सीखने के लिए हम उसके विभिन्न अंगों की अपेक्षा संपूर्ण इकाई यानी होल यूनिट पर बल देते हैं। मतलब कि ये जो हमारा अप्रोच है, ये हमारा जो दृष्टिकोण है गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ बिहेवियर पर ध्यान नहीं देते कि बिहेवियर में कितना चेंजेस आया है, ये ओवरऑल मतलब कि एक ओवरऑल इंसान में क्या क्या चेंज आया है या फिर क्या क्या उसने सीखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण, ठीक है। गेस्टॉल्ट शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है एज अ होल, मतलब इसका मतलब ही होता है एज अ होल। तो संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से हम देखते हैं चेंजेस, और जब हमें चेंजेस मिलता है या फिर उसमें बोल सकते हैं एनहेंस हुआ रहता है या फिर डिक्रीज हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। थर्ड है हमारा हॉर्मिक व्यू। ये देखिए हॉर्मिक व्यू में एक मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुझे मिला है 2005 का है, जिसमें हॉर्मिक दृष्टिकोण क्या होता है आपको लिखने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दृष्टिकोण को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे 2005 के पेपर में देखने को मिला। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको आपको करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये दृष्टिकोण होता क्या है, इसमें क्या बोलते हैं। यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। अच्छा, ये हॉर्मिक जो है ये बनाया कौन है? तो मैकडूगल ने बनाया है। यह सीखने के लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है, मतलब कि ये हमारा मोटिव पर ज्यादा जोर देता है कि जैसे कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ हम सीखने जा रहे हैं, तो उसके पहले ही हम ना एक मोटो अपना एक मोटिव तैयार कर लेते हैं और हम लोग जो है पूरा मोटिव अपना तैयार कर लेते हैं और उसी मोटिव के अकॉर्डिंग हम लोग जब सीखने के प्रोसेस में लगते हैं तो उसको हम लोग हॉर्मिक व्यू बोलते हैं, हॉर्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा शॉर्ट में याद रखिए कि कौन सा व्यू में क्या होता है। बिहेवियरल तो बहुत ही इजी है, व्यवहार में चेंज आए, बिहेवियर में चेंज आए तो उसको बोलते हैं। गेस्टॉल्ट का है तो वो ज्यादातर जो है वो ओवरऑल फोकस करते हैं कि ओवरऑल कितने चेंजेस या ओवरऑल में कितनी लर्निंग की है उसको। हॉर्मिक है तो ये आपको मोटो आपने जो मोटिव तैयार करके लक्ष्य तैयार करके रखा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप मेन जो पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कौन कौन आता है। आइए देखते हैं यहाँ पे मैकडूगल का मानना है कि यदि हम वस्तुनिष्ठ निरीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन तक सीमित रहते हैं तो हम किसी जानवर के व्यवहार के यांत्रिक दृश्य यानी कि मैकेनिकल व्यूज को ही प्राप्त कर पाएंगे। ये व्यक्ति या मानव तो एक मशीन ही लगेगा, परंतु हम अपने व्यवहार को आंतरिक रूप से जानते हैं और उसकी उद्देश्यपूर्णता को भी समझते हैं जो कि यांत्रिक नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैकडूगल का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और इवेल्युएशन अगर ऑब्जेक्टिव वे में किया जाएगा तो हम लोग पूरा जो एक
क्लियर व्यू जो मिलना चाहिए इंसान में या जानवर में जो चेंजेस का, या फिर आप बोले कि लर्निंग का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन काफी नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को लक्ष्य जो हमने बना के रखा हुआ था वो हम लोगों ने पाया या नहीं, उसके बारे में पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैकडूगल ने लक्ष्य की खोज करते व्यवहार की कई विशेषताएं बताई है। अच्छा, व्यवहार स्थायी रहता है। मैकडूगल ने बताया है कि जो हमारा बिहेवियर रहता है वो परमानेंट रहता है। फिर है, इस स्थायीपन के बावजूद क्रिया में भिन्नता होती है। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात क्रिया समाप्त हो जाती है, क्रिया पुनरावृत्ति के साथ सुधरती है। मतलब कि ये जो हम 4 फैक्ट देख रहे हैं, ये 4 फैक्ट वो है जो हमें लर्निंग के बाद मिलता है। लर्निंग के बाद हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें जो बिहेवियर मिलता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट बिहेवियर के बाद भी हमारे कार्यों में, हमारे काम करने के तरीके में या हमारे कामों में जो है डिफरेंस मिलता है। अगर मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप नहीं करेंगे, आप जैसे करें वैसे मैं नहीं करूंगी। हो सकता है गोल हमारा सेम था, हम लोगों ने उसको पा लिया, हमारा लर्निंग खत्म हुआ, लेकिन हमारे काम करने के तरीके जो है वो अलग रहेंगे। फिर हमारा है, लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात क्रिया समाप्त हो जाती है। हमने जो काम कर लिया है, जो हमें मिल गया है लक्ष्य, उसके बाद वो जो प्रोसेस चल रहा था लर्निंग का वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फिर है, क्रिया पुनरावृत्ति के साथ सुधरती है। अच्छा, अगर फिर से हम रिवीजन करने बैठेंगे तो हमारा काम जो है और ज्यादा से ज्यादा एनहेंस होगा, ये सब हम जानते हैं। तो रिवीजन वर्क को भी मैकडूगल सपोर्ट करते हैं। अब आइए चौथा दृष्टिकोण जो कि अप्रोचेस है, सीखने का फील्ड दृष्टिकोण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कट लेविन ने इस दृष्टिकोण, किसने इस दृष्टिकोण को दिया है, सीखने के फील्ड दृष्टिकोण को किसने दिया है, कट लेविन ने। उसने लिखा है कि सीखना परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है। मतलब कि हमारे जो कटलेविन हैं, उन्होंने फील्ड दृष्टिकोण में, फील्ड अप्रोचेस में मोटिवेशन को बहुत बड़ा बोल सकते हो कि उनका हाथ माना है। यस, बार बार काम करने से तो मोटिवेशन का जो है, मोटिवेशन मिलने से जो है, ये हम सब जानते हैं, मोटिवेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका जो मनी वाला होता है, पैसे से, सामान से, जो कि हम लोग टच कर सकते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं, वो उस तरीके का होता है। एक मोटिवेशन ऐसा होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड दृष्टिकोण जो है, फील्ड व्यू जो है, इसमें यही होता है कि मोटिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मनी, और जो भी टांजिबल हो या फिर इनटांजिबल हो। तो ये इस बात को कटलेविन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अब लेविन ने और क्या बोला है, लेविन ने मोटिवेशन के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की है। लेविन के अनुसार जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, उसकी पर्सनालिटी सिस्टम में विस्तार होता है और वह पूर्ण रूप से उप प्रणालियों में संगठित हो जाता है। बच्चों के मनोवैज्ञानिक वातावरण में दिक् और समय, स्पेस एंड टाइम में भी प्रसार हो जाता है। एक्चुअली देखिए, ये हम लोग अगर नॉर्मल वे में भी जाने ना, हम लोग अपने ऊपर ही लेकर के जानते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं और बहुत डर डर के कर रहे हैं कि ये काम सही है कि गलत है, मैं सही से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और उसके बाद कोई आकर के ये बोल दे कि ये क्या है, ये तरीका होता है करने का, वो आपको और डीमोरलाइज कर दे, आपको डीमोटिवेट कर दे, तो आप जो थोड़ा बहुत कर भी रहे थे काम को, वहीं पे आप छोड़ दोगे और फुल्ली आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा। इसकी जस्ट अपोजिट कि आप काम कर रहे हो, उतना परफेक्टली नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई आकर के आपको ये बोल दे कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो और करो, ये इस तरह से आपको मोटिवेट कर दे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जो काम आप गलत कर रहे थे और अच्छे तरीके से करने लगोगे। तो ये बात हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी काम को करने में, सक्सेस हासिल करने में करता है।
मैम आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर भी पीडीएफ में दे दें, तो ये आंसर तो आपको मिल ही जाता है पीडीएफ में। ये इसका जो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन का जो है सेम आंसर होगा, तो वो सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाता है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने टाइप के होते हैं? सीखने वाले के प्रकार के अनुसार अधिगम, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर। तो लर्निंग अपने से उसको हम कैसे आप डिवाइड कर सकते हो कि वो कितने टाइप का होगा? लर्निंग डिपेंड करेगा लर्नर पे, तो जैसा लर्नर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सीखेंगे। सेकेंड है शरीर के अंगों की संभागिता के अनुसार अधिगम, मतलब अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गेन्स। फिर थर्ड है मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम, अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इन 3 टाइप्स में जो है वो बांटा गया है लर्निंग को। अब इन 3 टाइप्स को आगे हम थोड़ा डील करके देखेंगे। पहला जो था सीखने वाले के प्रकार के अनुसार, दैट मीन्स लर्नर्स के अकॉर्डिंग। तो लर्नर्स कितने तरह के होते हैं? तो पहला है कि जानवरों द्वारा अधिगम, मतलब लर्निंग बाय एनिमल्स। अगर एनिमल्स लर्न कर रहे हैं तो जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन को जानवरों का अधिगम कहते हैं। देखिए एनिमल, अगर आप लोगों में से किसी के पास पेट एनिमल हो तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम उनको धीरे धीरे कुछ सिखाते हैं वो सीखते जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप पे ट्रस्ट अगर जब उनका बन जाता है तो फिर आप जो सिखाते हैं वो सीख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो उनमें जो उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आया उसको हम लर्निंग बोलेंगे। तो हम लोग अपने एनिमल्स को जो ट्रेन करते हैं या एनिमल्स को जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग बाय एनिमल्स। फिर है आपका मानव द्वारा अधिगम, इंसानों के द्वारा। तो मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे मानव का अधिगम कहते हैं या मानव द्वारा अधिगम कहा जाता है। मानव अधिगम मानव के विकास की अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मानव के यहाँ पे विकास से क्या मतलब है? डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, मतलब कि इसमें हम लोग जो इन्फेंसी, फिर हमारा चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये जो हम लोगों ने स्टेजेस पढ़े हैं डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मानव द्वारा अधिगम। अब आइए शरीर के अंगों की संभागिता के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गेन्स। तो मोटर लर्निंग, इस प्रकार के अधिगम मांसपेशियों से युक्त क्रियाओं यानी कि मस्कुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। सेंसरी मोटर लर्निंग, इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत ज्ञानेंद्रिय सेंस, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उनको जो है इंक्लूड किया जाता है। फिर है हमारा परसेप्चुअल मोटर लर्निंग, दैट मीन्स प्रत्याक्षात्मक गत्यात्मक, इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आदतों तथा जटिल कौशलों को अर्जित किया जाता है। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग मोटर लर्निंग को अच्छे से समझते हैं कि मोटर लर्निंग एक्चुअली में क्या है। देखिए मोटर लर्निंग में आता है आपका मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज में कौन कौन से टाइप के मस्कुलर एक्टिविटीज हो गए? आपका 2 तरीके का मस्कुलर एक्टिविटीज हो जाएगा। एक तो हो जाएगा ब्रेन, जिससे आप अपना जो भी सीखोगे या फिर जितना उसको यूज करोगे वो, और दूसरा हमारा जाता है कि जो हम अपने बॉडी से यूज करते हैं, मतलब कि हाथ, पैर और आंख, कान, ये सारी चीजें जो है हमारी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में आती है। तो जो हमारा ये सेंसरी मोटर है, इसमें हमारे जो है 5 सेंस आ जाते हैं, जिनको यूज करके हम लर्निंग करते हैं या लर्निंग सीखते हैं। और ये जो हमारा परसेप्चुअल मोटर लर्निंग है, इसमें हमारे सारे बॉडी के जो अंग हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में ये सारे आ गए, जैसे नृत्य करना हुआ, आपका साइकिल चलाना हुआ, पूरा बॉडी आपका इसमें यूज हो रहा है, तैरना हुआ, संगीत के यंत्र बजाना हुआ, ये सारी चीजें हुई। फिर हमारा है, आप देखिए, विचारात्मक अधिगम। तो इसमें तो सोचने वाली बात है, ये सोच से रिलेटेड है। इसमें भी 2 होता है, एक होता है परसेप्चुअल, फिर कंसेप्चुअल, फिर आता है एसोसिएटिव लर्निंग। 3 तरीके के इसमें आते हैं। आइए देखते हैं कि है क्या। इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत विचारों, जो कॉन्सेप्ट तथा मेंटल एसोसिएशन को अर्जित किया जाता है, मतलब ये पूरी तरह से दिमागी खेल होता है।
जो हम अब सोच रहे हैं या जो हमारा विचार है वो आप तक ट्रांसफर करना, या जो सामने वाला सोच रहा है वो ट्रांसफर करना, अपने दिमाग को यूज करना। इसमें परसेप्चुअल हो जाते हैं, तो जिसमें परसेप्चुअल में आ जाता है ज्ञानेंद्रिय यूज करना, ठोस पदार्थों को, बोले गए शब्दों को लिखित चिन्हों या चित्र बनाकर, ये सारी चीजें जो है प्रत्याक्षात्मक में आते हैं। कॉन्सेप्चुअल में इसे अमूर्त अधिगम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समप्रत्यय और अमूर्त विचारों को किया जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज मतलब कि किसी भी टॉपिक को मेंटली आप कितना समझते हैं और यूज करते हैं मैं अपने दिमाग को, वो हो जाता है। एसोसिएटिव जो कि इत्तेफाक से या अचानक या संबंध से या प्रयोग द्वारा होता है। सडन जो होता है वो एसोसिएटिव हुआ। काल्पनिक इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनेटिव जो होता है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में निश्चित रूप से मिल जाए या फिर हम उसको इमेजिनेशन से अपना जोड़ते हैं, वो चीजें हो जाती हैं, ये अधिगम हो जाता है। अब आते हैं हम लोग मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें सबसे पहले आएगा कॉग्निटिव लर्निंग, जो कि हम लोग एक्चुअली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से हम लोग यही करते भी आ रहे हैं। एक्चुअली यही पढ़ना है, व्यवहार वाला ही, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं हम उसको लर्निंग बोलते हैं। तो जो दो ऊपर में आपने पढ़ा वो आपको लिखना है, क्योंकि थियोरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ हमें इसी को यूज करना है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग आप जानते हैं, यहाँ पे मेंटल लर्निंग होता है। इस प्रकार अधिगम का संबंध ज्ञान संप्रत्यों तथा उसमें आपसी संबंधों से होता है। आप मेंटली कितने एक्टिव हैं, मेंटली कितना यूज कर रहे हैं, कितना आपका दिमाग चल रहा है, आपका आईक्यू क्या है, ये सब कॉग्निटिव में आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा एटीट्यूडल लर्निंग, इसमें अगर दृष्टिकोण और मूल्य मानव व्यवहार द्वारा सिखाए जाते हैं। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि हम लोग हमारे सेंटिमेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते इमोशनल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, वो इसमें आता है। और इसके द्वारा जैसे कि हम लोग को क्या मैनर्स होता है, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो सारा जो है हम सीखते हैं। मैम किसी एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए उसका एक पीडीएफ भी जरूर दे। ठीक है, बिल्कुल प्रकाश, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगी और जरूर करूंगी। चलिए यहाँ पर आप दूसरा फिर हमारा आ जाता है लर्निंग बाय स्किल्स, जो कौशलों को द्वारा, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्किल आप में है जिसके अकॉर्डिंग आप सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। अब इस तरह से फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह का डायग्राम बना देंगे तो टीचर्स के लिए इजी होगा। टीचर्स के लिए इजी होगा तो टीचर्स आपको मार्क्स अच्छे देंगे, जो चेक करने आएंगे एग्जामिनर जो होंगे। तो इस तरह का बना दीजिएगा। कुछ अन्य प्रकार भी और लिखे हुए हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप लिख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लर्निंग होता है, बौद्धिक अधिगम। फिर आपका आ जाएगा बौद्धिक अधिगम। दूसरा हो जाएगा आपका अनुशीलनात्मक अधिगम। फिर है आपका अनुकरणात्मक अधिगम, और फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये चारों के चारों लर्निंग जो है उसी ऊपर वाले लर्निंग में मिक्सअप होते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है वो आपका कॉग्निटिव में आ जाता है। इमिटेटिव जो है वो आपका ये जो हम लोग अभी ये वाला कर रहे थे, इमेजिनरी वाला कर रहे थे, उसमें आ जाता है। तो ये आ जाता है, लेकिन इसको और अलग से भी डिफाइन करके दे दिया गया है। देखिए इमोशनल लर्निंग को भी अलग कर दिया है। इमोशनल लर्निंग भी क्या होता है। फिर उसके बाद है सोशल लर्निंग, कैसे हम लोग सोशली ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं। एकेडमिक लर्निंग, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन करिकुलर में उतने अच्छे नहीं होते हैं। फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये जो होता है ये सभी लर्निंग का जो है कॉम्बो है, बोल सकते हैं कॉम्बो पैक है ये एकीकृत अधिगम। अभी कोई बोल रहा था ना कि उनका एग्जाम है कल, देखिए आपका एग्जाम है, ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग जरूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन पहले तो अधिगम किसे कहते हैं वो जरूर कर लीजिएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं वो कर लीजिएगा, नेचर कर लीजिए, और ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी कर लीजिएगा। इसमें देखिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सीखने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो सीखने का जो सबसे फर्स्ट स्टेज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग पहले रखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा। मतलब कि
अब जैसे मुझे ही है, मुझे कुछ सीखना है, मतलब मुझे अभी कुछ नहीं करना, कोई आकर के मुझे ये बोलता है तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो पहले वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, उस चीज के को लेकर के मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेरे अंदर जो चीजें है ही नहीं, ना ही मैं उसको सीखने के लिए सोच रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी सोच रही हूँ, तो उसके बेनिफिट, उसके सारी चीजों को बता करके मुझे मोटिवेट किया जा रहा है, और इवन ये भी बोला जा रहा है कि मैं उसको कर सकती हूँ, तो ये मोटिवेशन दिया जा रहा है। तो पहला जो स्टेज होता है किसी भी चीज को सीखने का, वो मोटिवेशन होता है, वो किसी के भी थ्रू आ सकता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स बोले, टीचर्स बोले, आपके फ्रेंड बोले। तो पहला जो होता है मोटिवेशन होता है। दूसरा होता है गोल। हम लोग खुद से अपना गोल सेट कर लेते हैं, अच्छा मुझे वो चीज सीखना है तो वो मेरा गोल हो गया। ये प्रोसेस का दूसरा जो पार्ट होता है वो गोल होता है। थर्ड पार्ट इसमें क्या आता है, ऑब्स्टेकल्स, कितने बाधाएं आती हैं वो। इसको फिर से डायग्राम इस तरह बना दिया गया, देख लीजिएगा, और डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलेंगे।